आज इस वीडियो में बीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी और आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अलग अलग सब्जेक्ट से, जैसे साइंस के हो गए, सोशल साइंस या कंप्यूटर, जो भी जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है सभी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी साथ साथ कमेंट करना और चेक करना कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ वन स्टेट डिसाइड्स नॉट टू अलाउ माइग्रेशन फ्रॉम अदर स्टेट्स विच फंडामेंटल राइट विल बी वायलेटेड। और ये क्वेश्चन 2018 में एग्जाम में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा ऑप्शन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और फोर्थ है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। क्वेश्चन साफ साफ समझ में आ रहा है कि जब कोई सरकार, कोई भी राज्य की सरकार अगर लोगों को माइग्रेट नहीं होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पे प्रतिबंध लगाती है, तो उस समय कौन सा अधिकार का हनन होता है। जैसे मान लो अगर दिल्ली गवर्नमेंट ये कहती है कि किसी और स्टेट के लोगों को हम दिल्ली में नहीं आने देंगे, तो कौन से अधिकारों का हनन हो रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम किसी भी स्टेट्स में, इंडिया के किसी भी स्टेट में जाकर रह सकते हैं, घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बहुत सारे लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राकेश रोल्स डाउन अ मार्बल फ्रॉम अ फिक्स्ड हाइट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन द मार्बल विल कवर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बहुत आसान है। मार्बल यानी कंचा, जब कंचे को आप लुढ़काओगे तो सबसे कम दूरी कब ट्रैवल करेगा? पहला ऑप्शन है द सरफेस इज मेड ऑफ मार्बल। अगर सरफेस जो संगमरमर से बना हो। सरफेस इज मेड ऑफ सैंड, वो रेत से बना हो। सरफेस इज कवर्ड विद ऑयल, तेल से ढका हुआ हो। या सरफेस इज मेड ऑफ ग्लास, कांच से बना हो। तो कब होगा? सैंड से। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा सैंड के केस में, यानी रेत के केस में। क्यों? क्योंकि देखो, जब रेत पे अगर आप कंचे को लुढ़काओगे तो उस केस में क्या होगा? वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और फ्रिक्शन जब ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम कवर करेगा। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग रेफर्स टू, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है बहुफसलीकरण, यानी बहुत सारी फसल एक साथ लगाना। अब बताओ जल्दी से आंसर कौन सा होगा? कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस इन अल्टरनेट रोज। कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना। ओके, दूसरा ऑप्शन है कल्टीवेशन ऑफ मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईच ईयर। और थर्ड ऑप्शन है कल्टीवेशन ऑफ टू क्रॉप्स इन अल्टरनेट रोज। फोर्थ ऑप्शन है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन द सेम फार्म। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब ही होगा एक से ज़्यादा फसल उगाना एक साल में। अब एक से ज़्यादा फसल एक साल में उगाओगे तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कल्टीवेशन ऑफ द मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईच ईयर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द कॉलोनियल रूल अफेक्टेड द लाइफ ऑफ द पेस्टोरलिस्ट ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका बाय। मतलब कॉलोनियल रूल का मतलब होता है औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजों का जो शासन था। औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल रूल क्या होता है? जब कोई एक ताकतवर कंट्री जो होता है किसी कमज़ोर कंट्री को, यूँ बोल सकते हो, हाँ कमज़ोर तो मतलब बोल ही सकते हो, उस समय जब उसको ताकतवर, तभी तो उसने उस कंट्री पे अपना कब्जा कर रखा है। जैसे अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया था या बहुत सारे राष्ट्रों पे, तो उस रूल को हम बोलते हैं कॉलोनियल रूल। ओके, जब एक देश दूसरे का गुलाम हो जाता है। तो उस समय भारत और अफ्रीका के चरवाहों की स्थिति को उसने कैसे प्रभावित किया था औपनिवेशिक शासन ने? पहला ऑप्शन है मेकिंग फॉरेस्ट एक्सेसिबल। दूसरा ऑप्शन है ग्रांटिंग नेटिव्स, नेटिव्स का मतलब मूल निवासी होता है, ग्रांटिंग नेटिव्स एब्सोल्यूट चॉइस टू कल्टिवेट व्हाट दे वांटेड। थर्ड ऑप्शन है टेकिंग अवे देयर लैंड, रिस्ट्रिक्टिंग देयर मूवमेंट। फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मिंग कल्टिवेटेड लैंड इनटू ग्रेजिंग लैंड। तो अब इसमें जो पूछा हुआ है कि मतलब किस तरीके से प्रभावित किया था, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या किया था? सबसे ज़्यादा ऑप्शन कौन सा होगा इसमें करेक्ट? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फोर्थ का, क्योंकि टेकिंग अवे देयर लैंड, रिस्ट्रिक्टिंग देयर मूवमेंट्स। मतलब कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन ने क्या कर दिया था? लोगों के मूवमेंट पे, इधर उधर जाने आने पे, उनकी ज़मीनों पे, उनका जो ज़मीनों पे अधिकार था उन सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उनसे छीन लिया था। लोग अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकते थे। उनकी खेतों पे जो अधिकार होता था वो अंग्रेज़ों का अधिकार होता था, अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें तो कॉलोनियल रूल में। बाकी अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग देशों ने भी शासन किया है। तो फोर्थ का ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। चलिए फिफ्थ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अकबर्स आइडिया ऑफ सुलह ए कुल। कौन सा इसमें से नहीं है? नहीं, नॉट, ये ध्यान से पढ़ना। पहला ऑप्शन है फॉलोड बाय शाहजहां एंड जहांगीर। तो सुलह ए कुल जो पॉलिसी थी उसको शाहजहां और अकबर, जहांगीर ने दोनों ने फॉलो किया था। एंड सेकंड ऑप्शन है एन अटेम्प्ट टू स्प्रेड इस्लाम। इस्लाम को स्प्रेड
इस्लाम का प्रचार करना। और थर्ड ऑप्शन है वे ऑफ गवर्नेंस, सरकार चलाने का तरीका। और फोर्थ है यूनिवर्सल पीस एंड टॉलरेंस, शांति और सहिष्णुता बोलता है आई थिंक हिंदी में टॉलरेंस को। तो फिफ्थ का ऑप्शन कौन सा होगा? सही आंसर जल्दी बताओ। फिफ्थ का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एन अटेम्प्ट टू स्प्रेड इस्लाम। क्योंकि अकबर की पॉलिसी में कभी भी ऐसा नहीं था कि इस्लाम को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करना है या फैलाना है। इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था। वो सभी धर्मों को लगभग बराबर मानता था। हाँ, वो खुद इस्लाम से बिलोंग करता था, वो अलग मैटर है। लेकिन जितना उसके बारे में पढ़ा गया इतिहास में, ऐसा कभी नहीं देखा गया कि अकबर ने इस्लाम को ही सिर्फ प्रमोट किया हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन द पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया देर इज हार्डली का मतलब बड़ी मुश्किल से, हार्डली एनी नोटिसेबल चेंज इन द टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स। यानी प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है भारत के, उसमें देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में जो तापमान में परिवर्तन बहुत ही कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉजेज दिस फेनोमेनन, वो किसकी वजह से होता है? इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, समुद्र के प्रभाव की वजह से। डिस्टेंस फ्रॉम हिमालय, हिमालय से दूरी। या रिट्रेटिंग मानसून का मतलब लौटते हुए मानसून से। या प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर, इक्वेटर के समीपता या निकटता की वजह से। तो कौन सा आंसर होगा? ये तो सबको पता है, जल्दी से बताओ। सिक्स्थ का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। जैसे मुंबई में समुद्र है तो वहाँ आपने सुना होगा वहाँ का मौसम ना ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। वो किसकी वजह से होता है? समुद्र की वजह से होता है। ठीक है, इसलिए जितने भी बॉलीवुड स्टार है, जितने भी पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ है, वो सब कहाँ रहना पसंद करते हैं? मुंबई में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेदर जो होता है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता, एक नॉर्मल वेदर रहता है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज, मुख्य तत्व कौन सा होता है प्राकृतिक गैस में? CO2, HE, CH4 या H2? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा होगा, जल्दी से बताओ। यस, ऑप्शन सी करेक्ट है, 7th का मीथेन। CH4 का मतलब क्या होता है? मीथेन। ओके, चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। सैंडी सॉइल इज यूजुअली नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बिकॉज, सैंडी सॉइल का मतलब होता है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी जो है ना ज़्यादातर पौधों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, उपयुक्त नहीं मानी जाती। क्यों? इट रिमेन्स वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट रिटेन्स वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वाटर को, पानी जल को बहुत लंबे समय तक के लिए अवशोषित करके रखती है। इट हैज़ पुअर एरेशन, तो इसका मतलब होता है, एरेशन का मतलब होता है, हिंदी में तो लिखा होता है वातन, मतलब आप यूँ बोल सकते हो कि मिट्टी में वायु यानी हवा का संचरण होना। यानी कि इट हैज़ पुअर एरेशन का मतलब इसमें वायु का संचरण कम होता है। थर्ड ऑप्शन इट कंटेन्स मोर मिनरल्स, इसमें ज़्यादा खनिज की मात्रा होती है। और फोर्थ ऑप्शन है इट कांट होल्ड वाटर, ये पानी अवशोषित करके नहीं रख सकता, पानी को इकट्ठा करके। तो कौन सा होगा? ऑप्शन 8th का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बिल्कुल। इट कांट होल्ड वाटर, रेतीली मिट्टी जो होती है जो ज़्यादा देर तक पानी नहीं रख पाती। जैसे अगर आप गमले में प्लांट लगाओगे तो आप देखोगे अगर रेतीली मिट्टी उसमें पानी डालोगे तुरंत थोड़ी देर में पानी गायब हो जाएगा, क्योंकि वो पानी को होल्ड करके नहीं रख पाती। 8th का डी। चलिए 9th देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है किसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी? टेलीस्कोप का तो पता आपको किसके लिए यूज किया जाता है, दूर की चीज़ों को देखने के लिए। इलेक्ट्रोस्कोप, गैल्वेनोमीटर या एमीटर? तो बिल्कुल साफ सभी क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि चार्ज ऑन अ बॉडी, आवेश की बात की जा रही है, हिंदी में आवेश बोलते हैं, तो आवेश यानी इलेक्ट्रिकल आइटम से तो दिखेगा, तो इसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। बाकी इन सब की यूज आपको पता होना चाहिए किसका यूज कहाँ पे होता है, क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। चलिए 10th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 2500 वाट, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेटिंग कितनी है? 2500 वाट। ओके, यानी 2500 वाट, फुल स्टॉप लगाया। उसके बाद क्या है? हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम इन 5 आवर्स, ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, उपभोग करेगा 5 घंटे में। तो उसकी जो रेटिंग है वो कितनी है? 2500 है, 2500 वाट। तो आप क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए? काफ़ी ईजी है, बता सकते हो आप, जल्दी से बताओ, फिर मैं बताता हूँ। 10th का
ऑप्शन बी कुछ लोग अलग भी कह रहे हैं, चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितने वॉट इसकी रेटिंग है और जितने टाइम्स की बात कर रहे हैं, जितने टाइम की बात कर रहे हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12,500। अब 12,500 वॉट आ गया, आपको किलो वॉट पर आवर में चेंज करना है, तो किलो वॉट पर आवर में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 12.5 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके, 1 किलो वाट पर आवर इक्वल टू 1000 वॉट होता है। चलिए 11th देखते हैं। 10th का बी हो गया फाइनल। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। परव्यू का मतलब क्या होता है, अधिकार क्षेत्र। तो इनमें से कौन सा है जो राज्य विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, नहीं आता, डज नॉट लिखा हुआ ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स इन अ स्टेट, यानी कि जिला, राज्य के जिलाओं में जितने भी ज़िले हैं उनमें इरिगेशन की व्यवस्था करना, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करना, बंटवारा करना कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना पानी सप्लाई होगा। दूसरा है डिप्लॉइंग पुलिस पर्सनल फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन इन द स्टेट, पुलिस की नियुक्ति करना या पुलिस फोर्स को लगाना वुमेन्स की सेफ्टी के लिए राज्यों में। तीसरा है इंट्रोड्यूस अ बिल इन द विधानसभा फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स, किसानों के कल्याण के लिए विधानसभा में बिल पेश करना। और चौथा है रिक्रूटिंग सोल्जर्स इन द आर्मी, आर्मी की भर्ती करना सेना में। तो सेना में आर्मी की भर्ती करने का काम राज्यों का नहीं होता, किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन डी, क्योंकि डज नॉट बोला हुआ था तो ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ओके, 11th का ऑप्शन डी करेक्ट है। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं 2018 में। आपने 2018 का पेपर देखा होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देखना। और आपके पास पेपर नहीं है तो जिन लोगों के पास पेपर नहीं है कमेंट करना, मैं जल्दी उसका पेपर भी अपलोड कर दूंगा आपके लिए। मैंने 2019 वाला तो अपलोड कर रखा है, मैथ्स का सॉल्यूशन भी अपलोड कर रखा है, और 2018 का आपकी डिमांड पे मैथ का सॉल्यूशन है, वो भी 1 से 2 दिन में वीडियो उसकी अपलोड हो जाएगी। 12th क्वेश्चन क्या है, द एक्सेस ऑफ अ सब्सटेंस इन स्टमक कॉज इंडाइजेशन एंड इट इफेक्ट कैन बी डिक्रीज्ड बाय यूजिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, द सब्सटेंस इज। मतलब पेट में जब बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन हो जाता है, अपच की स्थिति हो जाती है, तो इसके इफ़ेक्ट को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। ओके, तो पेट में जो एक्सेस ऑफ सब्सटेंस बोला ना, यानी किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, इंडाइजेशन जो हुआ किस चीज़ की मात्रा की ज़्यादा बढ़ने से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को शॉर्ट में HCl बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो सबको पता है कि हमारे पेट में HCl बनता है, HCl होता है, तो इसलिए आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट इंश्योर्ड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इनमें से कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत नहीं आता, यानी मतलब कि वो हमें उसकी सुरक्षा प्रदान नहीं करता। राइट टू सेफ्टी, बिल्कुल ये तो है, हमें सुरक्षा का अधिकार मिलता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब ये नहीं होगा, ऑप्शन बी देख के समझ सकते हो आप, क्योंकि ये तो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। राइट टू चॉइस भी मिलता है हमें, कंज्यूमर एक्ट के अकॉर्डिंग तो हमें मिलता है राइट टू चॉइस, चुनाव का अधिकार, हम कौन सी वस्तु हम लेनी है नहीं लेनी है वो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो ये A, C और D ये तो हमें मिलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, बट बी ऑप्शन नहीं मिलता। ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 13th का बी करेक्ट हुआ। 14th देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। कल्टिवेटिंग कॉटन, यानी कपास का उत्पादन या कपास की खेती। दूसरा है मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से चीनी बनाना। तीसरा है फिशिंग, मछली पकड़ना। चौथा है मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम डेयरी एनिमल्स। तो अब साफ क्लियर हो रहा है कि जो भी हम रॉ मटेरियल को लेकर और उसे हम किसी और प्रोडक्ट में उसे हम कोई और प्रोडक्ट तैयार करते हैं मशीनों की सहायता से, तो वो हमारे कौन से सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीयक क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन, क्योंकि यहाँ पे तो हम प्राइमरी सेक्टर का यूज़ करके सेकेंडरी सेक्टर में की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, चीनी बना रहे हैं। ओके, तो 14th का ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। 15th देखते हैं, MSP स्टैंड्स फॉर, MSP पहला ऑप्शन है मैक्सिमम सप्लाई प्राइस, दूसरा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तीसरा है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, चौथा है मिनिमम सप्लाई प्राइस। जल्दी से बताओ कौन सा होगा ऑप्शन करेक्ट 15th का।
यस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में इसी को बोलते हैं न्यूनतम समर्थित मूल्य। ये किसानों के लिए किया जाता है, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए। आप यूँ बोल सकते हो कि एमएसपी होता क्या है, द प्री अनाउंस्ड प्राइस पेड बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स फॉर देयर क्रॉप्स, उनकी फसलों के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल में भी कौन सा अनुच्छेद जो है जिसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता? आर्टिकल 14 एंड 15, आर्टिकल 15 एंड 16, आर्टिकल 14 एंड 16, या फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल 20 एंड 21। जल्दी से बताओ, काफ़ी इजी क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा होगा? यस, 16 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, किसी भी केस में इसे हम सस्पेंड नहीं कर सकते, इमरजेंसी लग जाए देश में तो भी ये अधिकार हमारे पास रहता है। ओके, आर्टिकल 20 जो है, मतलब अगर हमने कोई गुनाह किया है, जब तक ये गुनाह हम पर साबित नहीं हो जाता, तब तक हमारे अपनी सुरक्षा का अधिकार, दैट में जैसे वो देखा होगा आपने टीवी में जब दिखाते वो, कभी कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है कोई, तो उसके मुंह पे कपड़ा बांधा होता है, क्यों? कि वो अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सकता है। उसके अलावा इसमें और ये भी प्रोविजन है कि अगर एक गुनाह के लिए उसे सज़ा मिल गई तो दोबारा उसी गुनाह के लिए, उसी क्राइम के लिए उसे दोबारा सज़ा नहीं मिल सकती, एक गुनाह के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। और आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार जो सबको है। क्वेश्चन नंबर 17, सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू की फुल फॉर्म, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और चौथा है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट। 17 का कौन सा होगा? यस, बहुत सारे लोगों ने सही बताया है, 17 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कुछ लोग कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट समझ लेते हैं जल्दीबाजी में, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा एग्जाम में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, मार्च 8, या जून 5, या जून 21? जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 18 का? ऑप्शन सी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है हर साल। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 21 जून को तो सबको पता है, वर्ल्ड, या यूँ बोलो इंटरनेशनल योगा डे। ओके, जो अभी कुछ महीनों पहले सेलिब्रेट किया गया है। तो वीडियो को अब तक जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करो, क्योंकि लाइक कम रह जाते हैं थोड़े से, बढ़ाओ जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। डाइट, DIET इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ, डाइट कौन से देश के पार्लियामेंट का नाम है? USA, जापान, इंडिया या ब्राज़ील? जल्दी बताओ 19 का। यस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जापान। जापान जो है, जापान का जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? डाइट, DIET। ओके, अगर इसमें बाकी अगर USA की बात करें तो USA की पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। ओके, कांग्रेस, जो यहाँ हम अपने देश की पार्टी की बात नहीं कर रहे, कांग्रेस जो वर्ड है वो अमेरिका से ही आया, USA से। तो USA की संसद का जो नाम है ना पार्लियामेंट का, वो क्या नाम है? कांग्रेस। जापान का बता ही दिया आपको, क्वेश्चन में आंसर पता चल गया है। इंडिया का क्या है? इंडिया का संसद है ना। और ब्राज़ील का क्या है? नेशनल कांग्रेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच कंट्री इज नॉन एज लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, कौन से देश को आधी रात के सूरज का देश कहा जाता है? थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे या फिनलैंड? जल्दी बताओ, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे या फिनलैंड? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 20 का? यस, ऑप्शन सी, ये तो बहुत लोगों को पता है, नॉर्वे बिल्कुल सही आंसर होगा। नॉर्वे में रात को 12 बजे भी सूरज नज़र आता है, इसलिए उसे आधी रात के सूरज का देश कहा जाता है। ओके, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया वॉज, पहली महिला गवर्नर कौन थी किसी राज्य की भारत में? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, एनी बेसेंट? जल्दी बताओ। इसमें कई लोगों को डाउट रहता है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा 21 का? सरोजनी नायडू। ओके, ये यूपी की थी फर्स्ट वुमेन गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर, ऋषभदेव, गौशाला या पार्श्वनाथ? जल्दी बताओ 22 का कौन सा होगा इसका आंसर करेक्ट, कौन सा होगा? यस, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कुछ लोगों को महावीर लगता है, लेकिन महावीर जो है वो 24th तीर्थंकर थे। महावीर 24th लास्ट, और सबसे पहले थे ऋषभदेव। 23rd पूछा जाए तो ये पार्श्वनाथ, और गौशाला का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। ओके,
महावीर 24th थे, ऋषभदेव 1st और पार्श्वनाथ 23rd। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड इट्स पर्सनल टू डिटेक्ट डिलीट 89 मोबाइल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग फेसबुक, टिकटॉक एंड पबजी। टिकटॉक वालों की तो हालत ख़राब हो गई और पबजी वाले भी अभी परेशान है क्योंकि उन्हें भी लग रहा है पबजी बैन हो जाएगा। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन कोस्ट गार्ड? जल्दी से बताओ कौन सी आर्म्ड फोर्स ने, भारत की कौन सी आर्म्ड फोर्स ने ये डायरेक्शन दी है कि 89 मोबाइल एप्लीकेशंस को डिलीट कर दिया जाए, जिसमें फेसबुक, टिकटॉक और पबजी भी शामिल है? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन कोस्ट गार्ड? तो इसका सही आंसर है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 23 का ऑप्शन बी, इंडियन आर्मी। ओके, कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि ये करंट अफेयर्स तो आता नहीं है, ऐसे भी कमेंट मेरे पास आते हैं। तो ऐसे कमेंट में बता दूं आपको, करंट अफेयर्स मैं मानता हूँ कि अलग से कोई टॉपिक नहीं है, बट करंट अफेयर्स का 1-2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखा जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैथ सेक्शन में, मैथ वाले पोर्शन में 20 क्वेश्चन है और मैथ में क्या करते हैं ये लोग 15-16 क्वेश्चन दे देंगे मैथ के कई बार, और 3-4 क्वेश्चन रीजनिंग के भी दे देते हैं, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन। जैसे अब 2018 का पेपर देखो तो उसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ओके, जहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। और 2019 के पेपर में देखो 2019 में उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं थे। तो वो उनकी मर्जी है, सिलेबस में तो है वो रीजनिंग वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि अलग से कोई सेक्शन नहीं है रीजनिंग का, ओके। इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है उस पर, थोड़ा बहुत पढ़ लेना बस। 24 का क्या है? द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट विल रिप्लेस विच ऑफ दीज पॉलिसीज? कौन सी पॉलिसी को रिप्लेस करेगा? NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1984, 1986, 1988 या 1950? 24 का जल्दी से बताओ। यस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1986, 1986, क्योंकि जो अभी पॉलिसी अब तक जो चल रही है वो 1986 में जो इम्प्लीमेंट है तो वही चल रही है। और अब जो लागू होगी 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये कितने साल बाद लागू होगी? 34 ईयर बाद, ओके। तो 34 साल बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है देश में, और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसे ड्राफ्ट किया है, इसे इम्प्लीमेंट कर पाए तो बेटर होगा देश के लिए, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो बस कागज़ तक ना रह जाए कहीं। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड? जल्दी से बताओ। निर्मला सीतारमण, अमित शाह, राजनाथ सिंह या S जयशंकर? तो ये जो बुक लिखी है अभी हाल ही में पब्लिश हुई है, 25 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यस, कई लोगों ने सही बताया आंसर, 25 का ऑप्शन डी करेक्ट है। S जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। नेम द पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट टू ब्रिंग द जॉब सीकर्स एंड द पीपल रिक्रूटर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म टू रिवाइव द लॉकडाउन हिट इकॉनमी ऑफ दिल्ली? नौकरी स्टेशन, जॉब्स अड्डा, जॉब्स पॉइंट या रोजगार बाजार? अभी दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में एक पोर्टल बनाया है जिसमें जिनको जॉब लेनी है, जो जॉब जिनको चाहिए वो भी, और जो जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी, दोनों उस वेबसाइट पे क्या करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, और उसके बाद जिनको जो जॉब अच्छी लगती है या जिस कंपनी को जो एम्प्लॉय लगता है कि हमारे लिए एलिजिबल है, वहाँ से उसे जॉब मिल जाती है। और ऐसे दिल्ली गवर्नमेंट का दावा है कि लगभग 9 लाख लोगों का भी हाल ही में रोज़गार मिला है वहाँ से, अलग अलग सेक्टर्स में। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब मिली है, प्राइवेट सेक्टर्स में। तो उसके लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? रोजगार बाजार। 26 का ऑप्शन डी, ओके। 27 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट एज रिगार्ड्स टू कमर्शियल फार्मिंग? कमर्शियल फार्मिंग पता है, व्यापारिक खेती, यानी व्यापार के लिए जिसका उद्देश्य ही होता है व्यापार करना। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है उसके संबंध में? यूज ऑफ हैवी डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, आजकल जो आधुनिक इनपुट्स है, आधुनिक गैजेट्स जो है उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना। दूसरा है क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल, फसलों का उत्पादन बिक्री के लिए। थर्ड ऑप्शन है फैमिली मेम्बर्स आर इन्वॉल्व इन ग्रोइंग क्रॉप्स, इसमें फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व होते हैं फसलों को उगाने में। और चौथा है प्रैक्टिसाइज्ड ऑन लार्ज लैंड होल्डिंग्स, बड़े पैमाने पर, बड़े भूभाग पर खेती करना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ऑप्शन सी तो इनकरेक्ट है। क्योंकि अगर आप कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ घर के लोगों से काम नहीं चलेगा, वहाँ तो बहुत सारे वर्कर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा, तभी जाके खेती हो पाएगी। और वहाँ पर मशीनों का भी प्रयोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जो इनकरेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए। बाकी सब तो सही है। 28 देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप, इनमें से कौन सी रबी फसल है? राइस, वीट, बाजरा या ज्वार? जल्दी से बताओ। राइस यानी चावल, वीट यानी गेहूँ, बाजरा पता ही आपको और ज्वार पता है। ओके, क्योंकि इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं। 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 28 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वीट यानी गेहूँ। ओके, ये विंटर में उगाया जाता है। रबी क्रॉप जो वैसे भी विंटर की फसल है, जो अक्टूबर नवंबर में यूँ बोलो, अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है और उसके बाद मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। तो ये रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स, इन सब के बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर या फिर 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो कौन सा होगा। डी ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि अब देखा ही नहीं कभी, है ना। कौन सा होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डायोप्टर। ओके, जैसे आपने देखा होगा जब आप आई चेकअप के लिए जाते हो तो अगर जो भी नंबर आता है कि हाँ आपकी आंखों का नंबर इतना है, 0.25 या ऐसा जो भी, तो उसके आगे प्लस डी कैपिटल में लिखा होता है ना। वो डी किसके लिए स्टैंड करता है? वो डायोप्टर के लिए होता है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार पॉइंट फॉर आई इन ह्यूमन इज, एक तो होता है नियरेस्ट पॉइंट, एक होता है फार पॉइंट। फार यानी दूर और नियरेस्ट यानी नज़दीक। तो अगर दूर के पॉइंट की बात कर रहा है तो ह्यूमन आई का, मनुष्य की आँख का कितना होता है? 4 ऑप्शन है, एट 25 सेंटीमीटर, एट 25 मीटर, थर्ड ऑप्शन है एट 50 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है एट इन्फिनिटी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? कुछ लोगों को लग रहा है कि 25 सेंटीमीटर, नहीं, वो नियरेस्ट पॉइंट होता है। ओके, फार पॉइंट की बात करें तो इन्फिनिटी तक होता है, हम अनंत तक देख सकते हैं जहाँ तक हमें दिखाई देगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हुआ 30 का। तो अब जल्दी से कमेंट करके बताओ आपके कितने सही हुए, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक करो और दूसरों को भी शेयर करना, और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ओके, बाकी आप इंस्टाग्राम और FB से भी जुड़ सकते हो, एपेक्स कोचिंग सेंटर्स के नाम से आपको पेज मिल जाएगा, और आप चाहो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप भी ले सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।